नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट बनाती है, लेकिन विपक्ष सासू माँ की तरह कई सारी खामियां गिनवा देती है। नमस्कार, मैं साक्षी केसरवानी, वॉइस ऑफ टेक्नो से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नया साल आ चुका है और नए साल का नया बजट भी। तो चलिए जानते हैं कि नए साल का नया बजट हमारे लिए क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट आम भाषा में अगर बात करें तो बजट पैसे को खर्च करने की योजना है। जैसे कि हमें अपने पैसे कब और कहां खर्च करने हैं यह हम पहले से तय कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए और विकास की ओर ले जाने के लिए पैसे का खर्च कहां और कैसे करना है, इसकी एक योजना बनाती है जो कि बजट कहलाता है। यह बजट 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इस साल का कुल बजट 34,83,236 करोड़ रुपए का है, जो कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में डिजिटल तरीके से पेश किया गया है। और आज इसी बजट को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्णव, प्रांजल, ओजस्विनी और दुर्गा। तो अर्णव, हमें सबसे पहले ये बताइए कि स्वास्थ्य से जुड़ी इस बजट में कौन सी बातें हैं जो कि आम जन को प्रभावित करती हैं और किस तरह से। साक्षी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 ने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में इस साल के बजट में चिकित्सा के क्षेत्र में खास ध्यान दिया गया है। इस साल का कुल हेल्थ बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 7,50,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे और 117 नए पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट खोली गई हैं। साथ ही साथ 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस साल के हेल्थ बजट के आवंटन में 137% का भारी इजाफा देखा गया है। जहां एक तरफ पूरा देश कोविड से परेशान था, वहीं ऐसा एक इजाफा एक अच्छी कोशिश हो सकती है। तो आइए अब चलते हैं ओजस्विनी के पास और जानते हैं शिक्षा बजट के बारे में। अर्णव, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें ये तो पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो कि अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है और यह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी कोशिश है। साथ ही 4,684 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे। वहीं 92 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने वाले मानक के तहत शामिल किया जाएगा और 38 करोड़ रुपए स्कूलों के निर्माण में खर्च किए जाएंगे। वहीं इस साल हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही इस साल बजट में आदिवासी जनजातियों के लिए 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है और लेह में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए घोषणा हुई है। इन सब प्रयासों से उम्मीद है कि हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं अपनी साथी दुर्गा से रेलवे एवं सड़क परिवहन के बारे में। ओजस्विनी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस साल बजट में रेलवे और सड़क परिवहन पर खास ध्यान दिया गया है। इस साल रेलवे बजट का कुल बजट है 1.10 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए रेलवे लाइन के नए प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। साथ ही साथ 2023 तक सभी नई लाइनों का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। 63,000 करोड़ रुपए चेन्नई मेट्रो के दूसरे पड़ाव पर दिया जाएगा। वहीं 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेन बिजली से दौड़ेगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। तो कह सकते हैं यह एक अच्छी पहल है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन की, तो इसका कुल बजट है 1.18 लाख करोड़ रुपए, जिसमें मार्च 2022 तक कुल 85,000 हाईवे बनाए जाएंगे। और केरला, बंगाल और असम खासकर कि शहरी क्षेत्रों में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें रोज 40 किलोमीटर सड़क बनेगी। अब बात करते हैं प्रांजल से। इस साल के रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार 4.71 लाख करोड़ से 4.58 लाख करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है, जिसमें से 3.62 लाख करोड़ रुपए तीनों सेनाओं के लिए खर्च होंगी, जो कि पिछले साल 3.37 लाख करोड़ रुपए थी। एक तरह से देखा जाए तो इस बार का कुल इजाफा 25,000 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 7.5% का है। दूसरी तरफ अगर हम सेना के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाने वाले बजट की बात करें तो इसमें 20,786 करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं तीनों सेनाओं में करीब 24 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनकी पेंशन में 17,000 करोड़ की कमी भी आई है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ऐसा क्यों है और किस लिए। पर अब भी तमाम सारी बातें हैं जो कि जाननी बाकी है, जैसे कि इस बजट का आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं।
तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस बजट का आम जन पर प्रभाव की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि टैक्स के मामले में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो चीज़ें जैसी चल रही थी ठीक वैसी ही चलेंगी। बस 75 साल के ऊपर के लोगों को टैक्स से राहत होगी, उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं अगर हम कृषि की बात करें तो मंडियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ कृषि ऋण का लक्ष्य 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। वहीं जल्दी खराब होने वाली फसलों को ग्रीन स्कीम के तहत जोड़ा गया है और इसके निर्यात पर भी जोर दिया गया है। और युवाओं को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्ट पर 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस बार किफ़ायती घर खरीदने वाले लोगों को कर्ज पर मिलने वाली राशि 1.5 लाख रुपए एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही शहरी मजदूरों को मिलने वाले घर की योजना को बढ़ावा मिला है। एक तरह से जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल के बजट में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी इजाफा होगा, ऐसा नहीं हुआ। यह बजट अपने में ही अर्थव्यवस्था को उभारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कोविड-19 की वजह से टैक्स बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। आम नागरिक पर बोझ नहीं डाला गया। वहीं सरकार की घाटे में चल रही कंपनियों और शेयर्स को बेचकर उससे फंड की प्राप्ति कर राजकोष को भरने की कोशिश प्रशंसाजनक है। उम्मीद है मैं और मेरे सहयोगी आपको यह बजट समझाने में सफल हुए होंगे। मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ टेक्नो। धन्यवाद।